Hello students, welcome to my channel. I am Shweta and today we are going to study the third chapter of class 9th, that is atoms and molecules. So let's get started. First, coming to the introduction of this chapter, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर्स में देखा था व्हाट इज़ मैटर. मैटर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसमें मास होता है वो हमारी मैटर कंसिडर होती है, राइट. तो क्या था कि एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कन्नड़, जिन्होंने ये कहा था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं, मतलब फर्दर अगर हम उसे ब्रेक करते हैं तो हमें और भी छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, राइट. और उनका कहना ये था कि एक स्टेज आएगी जिसके बाद फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा मैटर में. मतलब आप मैटर को ब्रेक करते जाओगे बट एक टाइम बाद क्या होगा, हमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल जाएगा मैटर का जो कि फर्दर ब्रेक नहीं होगा, और उसे इन्होंने नाम दिया था परमाणु. ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारी मैटर की होगी उसको महर्षि कन्नड़ ने नाम दिया था परमाणु, राइट. देन फिर एक इंडियन फिलोसोफर थे, ओके, उन्होंने क्या कहा दैट दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर. अब जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते. उन्होंने कहा था कि ये ग्रुप्स में एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से कि हम जो देख पा रहे हैं वो मैटर है, राइट. तो इन दो फिलोसोफर्स ने अपनी ये प्रिडिक्शंस एंड पोस्टुलेट्स दे दिए थे, राइट. फिर क्या हुआ, हमारे पास दो और फिलोसोफर्स आए, ग्रीक फिलोसोफर्स, डेमोक्रिटस एंड ल्यूकिपस. ओके, उन्होंने ये कहा अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं तो अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. सेम वही चीज़ की एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके बाद वो पार्टिकल्स डिवाइड नहीं होंगे. और डेमोक्रिटस ने इन इनडिविजिबल पार्टिकल्स को कहा एटम्स. एटम्स मीन्स ऐसी चीज़ जो इनडिविजिबल है, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती. ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है. अब ये सब क्या था, हमारा जस्ट फिलॉसफीज थी, ठीक है. बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल कुछ नहीं किया गया था, जस्ट फिलोसफिकल वे में इन फिलोसोफर्स ने ऐसा कह दिया था, राइट. कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ नहीं हुआ था उस टाइम तक, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. हम ये देखते हैं कि आज हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे. ओके, वो तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि कैसे कौन से फिलोसोफर्स ने अपनी फिलोसफीज दी थी, राइट. तो टॉपिक्स जो हम कवर करने वाले हैं वो हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ओके, इसमें आप दो लॉज देखेंगे. देन हम देखेंगे डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. देन व्हाट इज़ एटम, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल एंड आयन. तो ये सारी जो होंगी आज के चैप्टर में हमारी बेसिक टर्म्स होंगी जो हमें पता होनी चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन के अंडर हमारे दो लॉज आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. अब हम एक एक करके इन दोनों लॉज को डिटेल में स्टडी करते हैं. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स मास कंजर्व्ड है, ठीक है. लाइक अगर आप देखो कि ये लॉ क्या स्टेट करता है इज दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. जैसे आपने क्या किया, सल्फर ले लिया, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एस. सल्फर का सिंबल होता है एस. ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हम बाद में देखेंगे बट जस्ट कंसिडर इट एज सल्फर. ओके, एंड Fe होता है हमारा आयरन. तो हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स करके FeS बनाया, ठीक है. तो हमारे दो एलिमेंट्स मिलके एक क्या बना रहे हैं, दो एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना मास सल्फ़र और आयरन का पहले था, अगर हम उन दोनों को ऐड कर दें
तो वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, राइट। अगर हम मानते हैं कि सल्फ़र का मास 32 ग्राम्स था और आयरन का मास 56 ग्राम्स था, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा 88 ग्राम्स, राइट। तो राइट में जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसका भी मास 88 ग्राम्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा मास है वो कंजर्व्ड रहता है केमिकल रिएक्शन में, मतलब रिएक्शन में हमारा जो मास है वो कहीं भी जा नहीं रहा है, ठीक है, वो वेस्ट नहीं हो रहा, वो प्रोटेक्टेड है। जितना रिएक्टेंट्स जो लेफ्ट साइड पे कंबाइन हो रहे हैं दैट आर रिएक्टेंट्स, एंड प्रोडक्ट जो राइट साइड पे आपके बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों का मास इक्वल है, तो आपका मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है इन अ केमिकल रिएक्शन, ओके। तो आई होप आपको ये वाला लॉ क्लियर होगा, ओके। सो ऑल राइट, नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस का मतलब क्या है कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे, ओके, ठीक है। in a chemical reaction the elements are always present in definite sorry it's in a chemical substance the elements are always present in definite proportions by mass, okay। elements हमेशा एक definite proportion में present होते हैं। जैसे आपने लिया वाटर, ठीक है, वाटर एक कंपाउंड है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके। तो हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसकी मास की रेशियो रहती है 1:8। आप कहीं से भी वाटर ले, वेदर आपका वो ड्रिंकिंग वाटर हो या आपने सॉल्टी वाटर लिया है, लेक का वाटर लिया है, बट है तो वो वाटर ही। तो वाटर में जो इन एलिमेंट्स की रेशियो रहती है ये हमेशा सेम रहती है, आप कहीं से भी वाटर को पिक करिए, ठीक है। H2O, हम आगे देखेंगे कि इनके एटॉमिक मासेस क्या होते हैं। बेसिकली एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग इसका रेशियो निकाला गया है 1:8, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं और उसका मास, एक मॉलिक्यूल का मास होता है 1, तो 2 × 1 2, एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, तो 2:16 की रेशियो को अगर हम देखें तो 1:8 बन जाता है, ठीक है। तो आपका वाटर का जो रेशियो है दैट इज़ 1:8, ठीक है। आप कहीं से भी वाटर पिक करेंगे तो यही रेशियो होगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, ओके। सो अगर हम कहते हैं कि 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डीकम्पोज्ड, उसका मतलब क्या हुआ, उसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन है एंड 8 ग्राम्स ऑक्सीजन है, क्योंकि हमेशा इसकी रेशियो रहती है 1:8। किसकी रेशियो, ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। ये नीचे आपको फिगर्स में दिखाया गया है, जो वाइट वाला है हमारा ये हाइड्रोजन है, देन रेड इज ऑक्सीजन, इन दोनों को मिक्स किया तो ये बन गया हमारा वाटर, ओके। तो हमने अपने दोनों लॉज को स्टडी किया है। आई होप दीज बोथ लॉज आर क्लियर टू यू, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ओके। बेसिकली डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट, कंपाउंड और अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये थ्योरी हमें ये कहती थी कि जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, मिक्सचर हैं, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किए थे सारे, ये सब क्या हैं, ये छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एटम्स, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो हमारे ये एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये सारी जो बड़ी चीज़ें बन रही हैं ये किससे बन रही है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जो कि एक एटम होता है, ठीक है। फिर इन्होंने अपनी कुछ थ्योरी दी, कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, तो वो हम स्टडी करेंगे। इनके टोटल 6 पॉस्टुलेट्स थे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, एंड इस पे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट आर द पॉस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो यू शुड लर्न दीज पॉस्टुलेट्स, ओके। So let's get started with the postulates discussion. All matter is made of very tiny particles called atoms.
जो हमारा पूरा मैटर है वो किससे बना है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जिसको क्या कहते हैं? एटम्स। ओके, और यही एटम्स जो होते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट तो काफ़ी क्लियर है, हम इतने टाइम से यही पढ़ रहे हैं कि जो मैटर है वो हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज एटम्स। ओके, so next postulate states that atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। जो हमारे एटम्स हैं वो इनडिविजिबल हैं, मतलब इनसे छोटा कुछ नहीं होता, ठीक है, और ना तो हम इनको ब्रेक कर सकते ना क्रिएट कर सकते किसी भी रिएक्शन में, राइट। नेक्स्ट हमारा थर्ड पोस्टुलेट कहता है एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन अ मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब कि जैसे आपने एक एलिमेंट लिया, हाइड्रोजन लिया, ठीक है, तो हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे, मतलब एक टाइप के एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे, उनका मास भी हमेशा सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी। मतलब बहुत सारे एटम्स मिलके एक एलिमेंट को बना रहे हैं, ठीक है। तो जो सारे एटम्स हैं उनका मास प्लस उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ विल रिमेन सेम फॉर सिंगल एलिमेंट। अगर मैंने हाइड्रोजन का एटम लिया तो हाइड्रोजन के एटम की प्रॉपर्टीज़ बाकी के हाइड्रोजन के एटम की प्रॉपर्टी के सिमिलर होगी। बट अगर मैं एक एटम हाइड्रोजन का ले लेती हूँ, एक ऑक्सीजन का ले लेती हूँ, तो बोथ दीज एटम्स विल डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। वही चीज़ कह रहा है कि अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को उठाएं तो उनके मास भी अलग होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी। Okay, then next postulate states that atoms combine in the ratio of small whole numbers। जो एटम्स होते हैं हमेशा होल नंबर्स की फॉर्म में ही कंबाइन करते हैं। जैसे आपको नीचे एक रिएक्शन दिया है 2H2 + O2, ठीक है, जहाँ पे O2 के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, उसको 1 मानते हैं। तो हम ये देखेंगे कि कहीं पे भी रिएक्शंस में ऐसा नहीं होगा कि आप इसके आगे 0.5 यूज़ कर रहे हो, 0.25 यूज़ कर रहे हो, हमेशा एक होल नंबर में रहती है इक्वेशंस, ठीक है। देन नेक्स्ट पोस्टुलेट कहता है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर भी जो एटम्स हैं उनका नंबर और उनका टाइप हमेशा सेम रहता है विद इन अ कंपाउंड, राइट। तो ये हमारी थी कंप्लीट डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसके पोस्टुलेट्स यू हैव टू लर्न, राइट। ओके, नाउ कमिंग टू व्हाट इज़ एन एटम। एटम क्या होता है? एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। मीन्स बेसिकली एटम्स क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नॉर्मल आइज से दिखाई भी नहीं देंगे, राइट। मोर देन मिलियन ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर बेयरली एज थिक एज शीट ऑफ पेपर। जब मिलियंस ऑफ एटम्स को आप रखोगे तब जाके आपको लगेगा कि एक शीट बनी है, जस्ट लाइक द शीट ऑफ पेपर। मतलब एटम्स इतने छोटे होते हैं, आप एक शीट देखो कितनी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, उसमें भी आप मिलियंस ऑफ एटम्स फाइंड आउट करोगे। ओके, वी माइट थिंक दैट इफ एटम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज वाई शुड वी केयर अबाउट देम। हम ये सोचने लगें कि एटम्स इतने छोटे होते हैं तो क्या ज़रूरत है उनकी, क्या मतलब हम क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में। इट इज़ बिकॉज क्योंकि पूरा जो वर्ल्ड है आपका वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। एटम से ही तो आपके एलिमेंट बन रहे हैं, एलिमेंट से कंपाउंड बन रहे हैं, कंपाउंड से ही तो आपकी सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। ओके, वी नॉट बी एबल टू सी देम बट दे आर देयर एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वॉट एवर वी डू। मीन्स एटम्स आर एग्जिस्टिंग इन एवरीथिंग। आपका जो मैटर है, सारी चीज़ें हैं, उसमें एटम्स एग्जिस्ट करते हैं। Okay, now coming to the what are the modern day symbols of atoms of different elements। बेसिकली क्या था कि डेल्टन जो थे ना, उन्होंने कुछ सिंबल्स दिए एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। तो हमें ये जो नीचे एटम्स दिए गए हैं इनके साथ एक एक सिंबल दिया गया है जो कि रिप्रेजेंट करता है उस एलिमेंट को।
जैसे हाइड्रोजन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था, एक सर्कल के अंदर एक डॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारे 12 एटम्स हैं, इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है, जो कि हमें किसने दी थी, डेल्टन ने। डेल्टन के अकॉर्डिंग ये सिंबल्स थे सारे एलिमेंट्स के। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि फाइनली जो अप्रूव्ड सिंबल्स थे वो डिफरेंट थे। बट फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये चीज़ें लर्न करनी है, यू शुड रिवाइज द सिंबल्स, ओके। जो डेल्टन ने दिए थे वो भी इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। नाउ कमिंग टू द टॉपिक सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, ओके। अब हम देखेंगे कि एक्चुअली में जो अप्रूव्ड थे वो क्या क्या थे, ठीक है। बेसिकली ये देखा गया था कि शुरू में क्या था, एलिमेंट्स के नेम्स हमने कैसे डिराइव करे, जहाँ पे वो फाउंड हुए उसके अकॉर्डिंग हमने उसका नाम रख दिया। जैसे कॉपर का नाम लिया गया था क्रिप्टस से, ओके। एंड कुछ नेम्स कुछ कलर के बेसिस पे रख दिए थे, ठीक है। बट फिर क्या हुआ बाद में, एक IUPAC, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि सारे एलिमेंट्स के नाम को अप्रूव करती थी, ओके। तो यहीं से सारे एलिमेंट्स के नाम दिए गए जो कि अप्रूव्ड थे फाइनली, राइट। बेसिकली क्या था कि बहुत सारे जो सिंबल्स थे वो क्या थे, फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स ऑफ एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। जो भी इंग्लिश में उस एलिमेंट का नाम है उसके सिंबल को कैसे बनाया गया, उसके फर्स्ट 2 लेटर्स यूज़ करके इस तरह से बना लिया, ठीक है। फर्स्ट लेटर को हमेशा सिंबल में कैपिटल लिखते थे और जो सेकेंड लेटर होता था उसको स्मॉल में लिखते थे, जस्ट लाइक शोन इन द राइट एग्जाम्पल्स। हाइड्रोजन में क्योंकि सिर्फ हम सिंगल H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैपिटल H हो गया। एल्यूमिनियम में हमने फर्स्ट 2 लेटर्स ले लिए A एंड L, जो कि रिप्रेजेंट हो रहे हैं कैपिटल A एंड स्मॉल l से, ओके, ये वाला। देन कोबाल्ट में क्या हो रहा है, कैपिटल C एंड स्मॉल o, नॉट लाइक दिस C एंड O बोथ आर कैपिटल, ओके। देन हमने क्या देखा, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। ऐसा ज़रूरी नहीं था कि हमने फर्स्ट 2 लेटर्स को ही उठाया हर एक एलिमेंट की नेमिंग करने के लिए। हमारे पास ऐसा भी था कि हमने फर्स्ट लेटर लिया और बाकी बाद का कोई लेटर ले लिया। लाइक जिंक में देखो आप ZN है, क्लोरीन में Cl है, ओके। तो ऐसा भी था। एंड कुछ नेम्स जो थे एलिमेंट के वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए थे, जर्मन लैंग्वेज से लिए गए थे, ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए थे। जैसे आयरन का सिंबल होता है Fe, तो आप देख रहे हैं आयरन में तो कहीं Fe आ ही नहीं रहा है, तो इसका लैटिन नेम है फेरम, वहाँ से Fe लिया गया। सोडियम का नेट्रियम, पोटाशियम का कालियम, ओके। तो ये सब इनके सिंबल्स थे, सिंबल्स को कैसे लिया गया एलिमेंट्स के, राइट। तो ये हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें लर्न करने की, हर एक एलिमेंट के क्या क्या सिंबल्स होते हैं। मतलब आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको ये रिवाइज होता जाएगा एंड लर्न भी होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं और सिंबल्स दिए गए हैं। लाइक एल्यूमिनियम है Al, आर्गन Ar, मतलब काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें फर्स्ट 2 लेटर्स यूज़ हो रहे हैं। बट कुछ जगहों पे एक्सेप्शंस होंगी जहाँ पे दूसरी लैंग्वेज के हिसाब से रखे गए हैं, लाइक लैटिन, ग्रीक, इन लैंग्वेज से डिराइव हुए हैं। एंड लाइक जिंक आपने देखा था कि फर्स्ट लेटर प्लस लास्ट का कोई लेटर ले लिया, ठीक है। तो आपको ये धीरे धीरे मतलब कुछ कुछ रिवाइज करते रहो तो आपको लर्न हो जाएंगे साथ साथ, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे हैं सिंबल्स जो सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटाशियम, ओके। सो यू हैव टू रिवाइज देम एंड लर्न देम, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि मतलब आपको 2-4 एलिमेंट्स दे दिए, यू हैव टू राइट द सिंबल फॉर देम, ओके। तो इसी चैप्टर में बाकी आप केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस बनानी देखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट के क्या क्या सिंबल्स होते हैं, ओके। Now coming to the next topic, that is atomic mass. Atomic mass क्या होता है? अगर आप देखें कार्बन मोनोऑक्साइड, दैट इज CO, किससे बनी हुई है, कार्बन से और ऑक्सीजन से। आपने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कार्बन का सिंबल इज व्हाट, C एंड ऑक्सीजन का सिंबल इज O,
तो CO मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है। और ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑफ 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO। मतलब कि इनकी कंबाइनिंग रेशियो क्या है, व्हाट इज़ द कंबाइनिंग रेशियो, 3:4। हम ये देख सकते हैं कार्बन जो है वो 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि इसकी 3 ग्राम कार्बन का ले रहे हैं और 4 ग्राम ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 1 ग्राम ऑफ कार्बन लेते हैं तो 4/3 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AMU लिख सकते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट रिकमेंडेशन है IUPAC की उसके अकॉर्डिंग हम इसे लिखते हैं सिंपल स्मॉल u, जिसे यूनिफाइड मास से रेफ़र किया जाता है। ये क्या होता है, इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन आटम, ठीक है। ये 1 कार्बन आटम के मास के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कार्बन को अगर हमने 1 दे दिया एटॉमिक मास एंड ऑक्सीजन को हमने दे दिया 4/3 दैट इज़ 1.33 U। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो टर्म्स है ना, हमें ये डेसिमल में यूज़ करने से बेटर है कि हम इन्हें होल नंबर्स में यूज़ करें, बिकॉज होल नंबर्स में चीज़ों को यूज़ करना इज़ मोर कन्वीनियंट, राइट। देन comes while searching for various atomic mass unit, scientists initially took 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit, ठीक है। उन्होंने एक यूनिट किसे माना था, ऑक्सीजन के मास को, 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। अब बेसिकली ऑक्सीजन को एक स्टैंडर्ड क्यों माना गया था, मतलब बेसिकली ये हम क्यों देख रहे हैं, ऐसा होता है कि हमें हर चीज़ के मास को कंपेयर करने के लिए, किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड तो चाहिए होता है ना। एक स्टैंडर्ड से ही हम बाकी चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो हम वही देखना चाहते थे कि हम स्टैंडर्ड किसे लें। तो पहले साइंटिस्ट ने ये माना कि हम स्टैंडर्ड यूनिट ले लेते हैं एक ऑक्सीजन एटम के मास को, फिर उसके अकॉर्डिंग हम बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। तो अब ऑक्सीजन को स्टार्टिंग में क्यों लिया गया था, इसके 2 रीजंस थे। बिकॉज ऑक्सीजन रिएक्टेड विद लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट से कंबाइन होकर कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। और दिस एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर। और अगर हम इसको मास ले लेंगे तो बाकी सबका मैक्सिमम का होल नंबर्स में ही कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब डेसिमल वगैरह से ज़्यादा डील नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने स्टैंडर्ड उस टाइम पे ऑक्सीजन मान लिया। But in 1961, for a universally accepted atomic mass unit, carbon-12 isotope was chosen as the standard reference. लेकिन फिर हमारा ऑक्सीजन स्टैंडर्ड नहीं रहा, हमने यूज़ किया कार्बन। फिर हमने डिफाइन किया कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ द मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। फिर हमने स्टैंडर्ड माना कार्बन को, और कार्बन के मास के अकॉर्डिंग हमने बाकी सबको कैलकुलेट किया। 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया गया था एज व्हाट, 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। फिर जो रिलेटिव मासेस थे बाकी सबके, वो इसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट किए गए, राइट। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, और पहले स्टैंडर्ड क्या लिया गया था, फिर एक्चुअल स्टैंडर्ड क्या एक्सेप्ट किया गया, फिर उसी के हिसाब से हमने सारे मासेस कैलकुलेट किए हैं। आपको मासेस जनरली मतलब लर्न हो जाएंगे धीरे धीरे ना। जैसे आपको राइट में एग्जाम्पल दिखाया है, एक वाटरमेलन है, उसके 12 पीसेस कर दिए। तो आप क्या कर रहे हैं, सी पार्ट में देख रहे हैं कि 1/12 का मतलब होता है एक पार्ट। तो हम किसी भी चीज़ को अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम उसके एक पार्ट को ले लेंगे 1/12, मतलब 12 में से हमने सिर्फ एक पार्ट लिया, और उसके हिसाब से हम बाकी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उनके मासेस निकाल रहे हैं,
ठीक है, 1/12 का मतलब यही है कि कार्बन के एटम्स के 12th पार्ट अगर कर दिए जाएं, उसके 1 पार्ट से हम बाकी सबके मासेस को निकाल रहे हैं। दिस इज नोन एज योर एटॉमिक मास। ठीक है, और कार्बन 12 इज योर रेफरेंस स्टैंडर्ड, जिसके अकॉर्डिंग आपने बाकी सब चीज़ों को कैलकुलेट किया। ओके, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। देन आप ये देख रहे हैं कि कुछ एलिमेंट्स के हमें एटॉमिक मासेस दिए गए हैं, लाइक हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 हो गया, नाइट्रोजन का 14 हो गया, ऑक्सीजन का 16। तो दीज आर द मासेस ऑफ दीज एलिमेंट्स, राइट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। हमने एटम देख लिया क्या होता है, अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। एटम्स को कंबाइन करके हम मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे आप राइट में देख रहे हैं कुछ एटम्स है, ये 3 सिंगल सिंगल अगर देखो तो ये अपने आप में एक एटम है, इन सबको कंबाइन कर दिया तो राइट में एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। ओके, तो मॉलिक्यूल को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, बल्कि एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दे आर समवॉट अनस्टेबल, तो वो कंबाइंड फॉर्म्स में ही एग्जिस्ट करते हैं बाय फॉर्मिंग द मॉलिक्यूल्स। ओके, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स ले लो उनके एटम्स, या सेम एलिमेंट्स के एटम्स ले लो तो मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है आपका। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स। अगर हम सेम टाइप के एटम्स को मिलाएं, जैसे आर्गन है, हीलियम है, ये सिंगल एटम के बने हुए एलिमेंट्स, सिंगल एटम होता है इनमें। लेकिन ऐसा सब में नहीं होगा। जैसे आप ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें 2 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही O3 ओजोन, इसमें 3 एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं जो कि ओजोन होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक टर्म आती है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल को बनाने में कितने एटम्स काम आ रहे हैं आपके, दैट इज़ द एटॉमिसिटी। ओके, एटॉमिसिटी इज़ द इम्पॉर्टेंट टर्म, तो ये भी आपको लर्न करनी है। ओके, अब कुछ एलिमेंट्स की एटॉमिसिटी दी हुई है, जैसे आर्गन एंड हीलियम अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं सिंगल एटम्स, तो ये मोनो एटॉमिक हैं। डायटॉमिक जो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सल्फर एक पॉलीएटॉमिक एटम होता है जो कि 8 एटम्स कंबाइन होते हैं एक साथ। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स। जैसे यहाँ पे आपको वाटर का मॉलिक्यूल दिया हुआ है H2O, अमोनिया का NH3, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि आयंस क्या, तो आयंस क्या होते हैं हमारे। बेसिकली कंपाउंड्स हमने देखा दैट आर कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कंटेन चार्ज स्पीशीज़, उनमें कुछ चार्ज स्पीशीज़ रहती हैं। तो बेसिकली जो चार्ज स्पीशीज़ होती हैं उनको आयंस बोलते हैं। ठीक है, इन पे मतलब चार्ज सिंगल चार्ज भी हो सकता है, जैसे प्लस हो गया, 2+ हो गया, इस तरह से चार्जेस होते हैं इन पे। अब ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। इसमें टर्म्स होती हैं, नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं एनायन एंड पॉजिटिव चार्ज इज़ नोन एज कैटायन। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है यहाँ पे NaCl का। NaCl वैसे अपने आप में एक कंपाउंड है, लेकिन अगर हम इसके सिंगल एलिमेंट्स को देखें, Na पे चार्ज होता है पॉजिटिव और Cl पे चार्ज होता है नेगेटिव। ठीक है, तो हम ये देखते हैं अगर ये अकेले एग्जिस्ट करते हैं तो ये आयंस हैं, क्योंकि ये चार्ज स्पीशीज़ हैं। चार्ज्ड स्पीशीज़ आर नोन एज द आयंस। ठीक है, बाकी डिटेल्स हम इसकी आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर के। फॉर नाउ आज आपने देखा कि सारी बेसिक टर्म्स क्या क्या होती हैं, लाइक एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है। तो मतलब ये सब बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए ताकि आपके लिए
इस चैप्टर में ही आगे जो हम देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में कुछ चीज़ें हैं वो आपको काफ़ी इजीली क्लियर हो जाएंगी अगर आपको बेसिक डेफिनेशंस क्लियर होंगी, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट 1 of chapter 3. Please like and subscribe my channel. Thank you.